नमस्कार। तो आज हमारे साथ जया मैडम हैं। इन्होंने जून 2023 में जेआरएफ क्लियर किया है। तो बेसिकली आज का वीडियो बनाने का जो हमारा आइडिया है या फिर आज जया मैडम को हमने यहाँ क्यों बुलाया है, दैट इज़ रिलेटेड टू अ यूजीसी नोटिफिकेशन जो कि मार्च में अभी लास्ट वीक में आया है। तो बेसिकली मैम, जो मेरा सबसे पहला सवाल है कि ये जो नेट और जेआरएफ में जो एडमिशन होता था, अब तक जो होता था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आखिर एग्ज़ाम लिखने की प्रोसेस से स्टार्ट होते हुए किसी कॉलेज में एडमिशन लेने तक आखिर वो क्या चीज़ थी जो नेट और जेआरएफ के थ्रू होती थी। तो जब पहले हम नेट का फॉर्म भरते थे तो फॉर्म भरते टाइम हमारे पास दो कैटेगरीज होती थी। एक होता था नेट, एक होता था जेआरएफ। नेट यानी कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जब आपका क्वालिफाई हो जाता था तो आप या तो नेट क्वालिफाई होता था आपका, या तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता था। तो जेआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें क्या होता था, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लोगे पीएचडी में, तो जो आपको गवर्नमेंट है वो 38,000 का आपको मंथली स्टाइपेंड देती है। और जो नेट है वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका मतलब ये है कि आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हो। और जो नेट की वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है, और जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल की होती है, जब से आपको अवार्ड लेटर मिलता है तब से। अच्छा, तो मतलब अब हम आते हैं अपने नोटिफिकेशन पे जो अभी आया है। एंड उस नोटिफिकेशन के थ्रू जब हम गो थ्रू कर रहे हैं, हमें नेट जेआरएफ के बजाय कुछ कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं। करेक्ट। राइट, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। एंड यूजीसी हैज आल्सो मेंशन्ड दिस इज इन लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। एंड तो मेरा आपसे सबसे पहले सवाल ही यही है कि आखिर यूजीसी इस नोटिफिकेशन के संग आया क्यों, राइट। आखिर व्हाट इज द रीजन जो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि हर एक कोर्स में एडमिशन के लिए बच्चे को मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स ना देने पड़े। इसलिए जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए सीयूईटी यूजी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए सीयूईटी पीजी हो गया। लेकिन पीएचडी में ऐसा नहीं कर पाई। लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था जिसमें कुछ 4 यूनिवर्सिटीज़ थी, नामी यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे कि डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू लखनऊ। इन यूनिवर्सिटीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया था। बट सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें ने भाग नहीं लिया था इसमें। तो अब उसको देखते हुए कल यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने कुछ कैटेगरीज की बात की है और नेट को मैंडेटरी बता दिया है उसमें। अच्छा, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि अब तक जो ये जो एक तरीके से रायता जो फैला हुआ था कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम भी देने हैं, आपने नेट का कर भी लिया तो पीएचडी में एडमिशन के लिए, उस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करके अब एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करने की बात नेट ने करी है, यूजीसी ने करी है, दैट इज़ नेट एग्ज़ाम, राइट। तो अब नेट एग्ज़ाम का जो एम्फोसिस है वो काफ़ी बढ़ गया, है ना। तो अब मैम, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आखिर ये जो कैटेगरी है इसका मतलब क्या है, इसमें क्या वो कंपोनेंट्स हैं जो हमें देखने को मिले हैं, अगर आप अच्छे से डिटेल में हमें इसको समझा सकें। हाँ जी बिल्कुल। तो कल जो नोटिस आया है 27 मार्च को, उसमें 3 कैटेगरीज की बात की है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए ये कह देते हैं कि ये जो कैटेगरी है वो जेआरएफ प्लस नेट वाली कैटेगरी हो गई, मान लेते हैं इसको सिर्फ नेट वाली मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं एडमिशन टू पीएचडी। तो अब इसको हम समझते हैं कि इन तीनों कैटेगरीज में डिफरेंस क्या है। तो पहली कैटेगरी जो है, इसमें क्या है, एडमिशन टू पीएचडी विद फेलोशिप, जो कि है 35 से 38 हज़ार रुपये, जो कि यूजीसी देती है, ठीक है। प्लस इसमें आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, एक चीज तो बेसिकली आप इस पे ये कह रहे हो कि अगर मैं कैटेगरी 1 में आया हूँ, ठीक है,
तो उसका मतलब ये हो गया कि मैं पीएचडी में एडमिशन ले सकता हूँ और पीएचडी में एडमिशन लेने के साथ साथ सरकार मुझे इतना पैसा भी देगी, ठीक है। प्लस मैं कहीं भी कंट्री में, जैसे हमने ओल्ड सिनेरियो में देखा कि स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी सेम बात हो जाएगी कि हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। कैटेगरी 2 में भी सेम है एडमिशन टू पीएचडी, बट इसमें जो फेलोशिप है वो नहीं मिलती। इसमें डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, स्टाइपेंड मिलता है 10 से 12,000 का, वो डिपेंड करता है, ये इसमें कुछ फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हुआ है। प्लस आप एलिजिबल हो जाते हो अगेन असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब के लिए। अच्छा, तो बेसिकली इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एक बार हमें बताएंगे आप? इसमें ये डिफरेंस है कि आपको यूजीसी फेलोशिप दे रही है 35 से 38,000 के बीच में, लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, आपको स्टाइपेंड मिलता है, इतना अमाउंट ज़्यादा तो नहीं मिलेगा बट 10 से 12,000 रिसर्च के लिए देती है यूनिवर्सिटी। इसमें हमें ये पैसा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, यस। और थर्ड जो कैटेगरी है उसमें ना तो फेलोशिप का कोई प्रावधान है और ना ही जॉब का कोई प्रावधान है। इसमें सिर्फ जो इस टेस्ट का जो स्कोर है वो आप एडमिशन में यूज़ कर सकते हो, एडमिशन टू पीएचडी में। अच्छा, ओके। तो बेसिकली मैं पीएचडी में एडमिशन ले सकता हूं बट मुझे फेलोशिप नहीं मिलेगी और असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर फेलोशिप नहीं मिलेगी पर असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्टाइपेंड बट मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि मुझे 10-12 जो यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी आज भी मिलता है वो मुझे मिलेगा। एंड कैटेगरी 3 टॉक्स अबाउट ओनली एडमिशन टू पीएचडी, जिसमें स्टाइपेंड अगर मैं साथ में इंक्लूड कर सकूँ वो मुझे मिलेगा। तो इसका बेनिफिट ये है, जो पहले बच्चे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस देते थे एडमिशन के लिए पीएचडी में, तो अब वैसा नहीं है। अब सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस है, एक तरीके से हम इसको सीयूईटी ही मान सकते हैं कि कॉमन एंट्रेंस हो गया पीएचडी में एडमिशन के लिए। अच्छा, ठीक है। तो मैम जैसे अगर कोई रिजल्ट भी आएगा, रिपोर्ट कार्ड भी आएगा, अगर उस सेंस में हम बात करें, अभी तक जेआरएफ क्वालिफाइड लिखा होता था या फिर नेट क्वालिफाइड लिखा होता था, एक बार क्या आप कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल हमें समझा सकते हैं कि आखिर इन तीनों कैटेगरी में डिफरेंस क्या है? हाँ, तो मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि इसमें अगर हमारा हुआ है कैटेगरी 1 में, तो मान लेते हैं कि कट ऑफ 70% गई, इसमें मान लेते हैं 65%, इसमें मान लेते हैं 60%। क्योंकि पहले भी जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट है उसमें नेट की जो कट ऑफ होती है और जेआरएफ की जो कट ऑफ होती है, जेआरएफ की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा होती है। अगर इसमें लेट से 210 कट ऑफ गई है जेआरएफ की, तो इसकी लेट से 196, ऐसे इतना फ़र्क होता है, 10-12 नंबर का फ़र्क होता है कट ऑफ में हमेशा ही। तो जेआरएफ की हमेशा ज़्यादा होती है और नेट की कम होती है जेआरएफ से। ठीक, तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो कि सेम सिनेरियो हम यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। रिपोर्ट कार्ड में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 जो है देखने को मिलेगी। एंड अगर इसको इस एग्जांपल से भी समझे तो आप कह रहे हो कि 70% कट ऑफ के ऊपर वाले लोग हो जाएंगे, 65 के ऊपर, 60 के ऊपर। ठीक है मैम, मैं काफ़ी कुछ समझ गया हूँ और हमारे स्टूडेंट्स भी आई बिलीव कि काफ़ी कुछ समझ गए। मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, अगर हम इस पूरी सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, ठीक है, तो उसमें 2 बातें मुझे आपसे समझनी है। एक तो जो वेटेज ऑफ स्कोर होता है वो किस तरीके से इसमें रोल प्ले करेगा। दूसरी बात, क्या कोई टाइम लिमिट जी है? जैसे हम सब जानते हैं कि जेआरएफ में अब तक 3 साल का तक वैलिडिटी रहती थी स्कोर की, अब उस टाइम लिमिट की इन तीनों कैटेगरी में क्या इम्पोर्टेंस है? अगर आप ये दोनों बातें और अच्छे से बता पाए। हाँ, तो ये जो कैटेगरी 1 है वो तो जेआरएफ वाला है। सीधा सीधा आपको जब अवार्ड लेटर इशू होता है तो उसमें लिखा होता है कि जब से आपको अवार्ड लेटर मिला है तब से लेकर के आप 3 साल तक एडमिशन ले सकते हो। इसका मतलब यह है कि जेआरएफ अवार्ड लेटर की वैलिडिटी 3 साल होती है। लेकिन जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में जो बच्चे आते हैं, उनके जो टेस्ट के स्कोर की जो वैलिडिटी है जो कि वो यूज़ करेंगे पीएचडी में एडमिशन के लिए, वो है 1 ईयर। बट अभी भी बच्चा जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल है लाइफ टाइम के लिए, बट जो टेस्ट का जो स्कोर है एडमिशन के लिए वो वैलिड है सिर्फ 1 ईयर के लिए। ये एप्लीकेबल है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 दोनों के लिए। बेसिकली मैम जो ये 1 साल की वैलिडिटी है ये पीएचडी स्कोर की है। पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर ये और ये कैटेगरी बात करी जाए तो फिर वो लाइफ टाइम है।
अच्छा ठीक है। दूसरी चीज मैम, ये जो वेटेज है, स्कोर का वेटेज है, क्या ऐसा कुछ है कि जैसे इसकी अगर 62% आए या किसी के 65% आए, इज देयर एनी डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, या फिर यही बात हम जेआरएफ के लिए भी कर लें? यस, तो जेआरएफ के केस में जब पीएचडी में एडमिशन होता है तो 100% वेटेज इंटरव्यू की होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में फॉल करता है तो उस केस में वेटेज हो जाता है 70%। जो टेस्ट का स्कोर है, ये वही टेस्ट का स्कोर है जो यहाँ पर आपको ये एग्जाम देने के बाद मिला है। जो बच्चे कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आएंगे उस स्कोर का 70% प्लस 30% इंटरव्यू। तो इस तरीके से होता है। हाँ, तो मैम बेसिकली अगर इसको मैं थोड़ा और समझूं तो आप ये कह रहे हो कि अगर जेआरएफ के ऊपर हो आप, अगर आपका स्कोर 70% से ऊपर आया है और अगर आप कैटेगरी 1 से ऊपर हो, राइट, अब तो हम जेआरएफ यूज़ नहीं करेंगे, हम कैटेगरी 1 यूज़ करेंगे। तो अगर आप कैटेगरी 1 के ऊपर आ रहे हो तब तो एडमिशन में इस स्कोर का कोई वेटेज नहीं है। यानी कि किसी के अगर 100% आए या किसी के 99% आए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों कैटेगरी 1 में आएंगे। ठीक है, जैसे 100 नंबर और 99 नंबर मैंने लगा दिया, ठीक है, क्योंकि 100% वेटेज इंटरव्यू का है। पर यहाँ पर वेरी कर जाएगा सिंस 70% टेस्ट स्कोर है। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली इसका जो टेस्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है। अच्छा ठीक है मैम, हम लोग काफ़ी कुछ समझ गए हैं। अगर समराइज भी आपकी बात को करा जाए तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि अब जो स्कोर कार्ड है वो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के हिसाब से होगा। तीनों में 2 कंपोनेंट्स हैं, पहले 2 में 2 कंपोनेंट्स हैं, आखिरी में 1 कंपोनेंट है। ठीक है, इस बेसिस पे है। तीनों की जो कट ऑफ होंगे वो अलग अलग होंगे एंड जो स्कोर की वैलिडिटी है वो आपकी 1 साल की इन दोनों की है एंड इसकी जेआरएफ की तो 3 साल की होती है। ठीक है। थर्डली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप हमेशा लाइफ टाइम एलिजिबल हो। अच्छा ठीक है, वेटेज की बात आपने यहाँ पे कर ली। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। हम लोग काफ़ी कुछ इसमें समझ गए हैं कि आखिर अब स्टूडेंट्स को क्या इसमें करना होगा या फिर किस चीज़ पे ध्यान देना होगा। तो बेसिकली अब तक जो मल्टीपल एग्जाम्स जो होते थे, जो कि यूजी में भी अब बदल गया है, पीजी में भी बदल गया है, अब वो सिंगल एग्जाम होगा एंड दैट इज अ नेट एग्जाम। तो आपको पूरा फोकस इस एग्जाम पे करना है।